दोस्तों प्रस्तुत है कहानी एक स्क्रू ने कैसे सुलझा दिया एक उलझा हुआ केस। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी एक कड़ी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं, न चेहरा, न शरीर और न लाश, सिवाय ड्रम में भरी हुई ईंट और कंक्रीट में दबी कुचली टूटी फूटी कुछ हड्डियों के, बदन से सड़कर गल चुके कुछ कपड़ों के, कुछ पुराने नोट के टुकड़े। किसी मर्डर मिस्ट्री में रहस्यों से भरी अगर आपने कोई कहानी पढ़ी होगी या उपन्यास पढ़ा होगा तो ये एक अकेला केस है जो किसी ग्रंथ से कम नहीं है, जिसके हर पन्ने में एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए देश के शर्लक होम्स कहे जाने वाले और दर्जनों मर्डर मिस्ट्रीज को सुलझाने वाले भी कई बार चकरा गए थे। आखिरकार टूटी हड्डियों से मिले एक अदने से स्क्रू ने पूरी मिस्ट्री की परतें खोलकर रहस्य को सामने ला दिया। असल में ये इंडिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक मानी जाती है। इसे इंडिया की सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री क्यों कहा जाता है? केरल के कोची शहर की एक खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहां से बेहद बदबू आ रही थी। वो तारीख थी 7 जनवरी साल 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था, उसी से ये गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहां से इंसानी बदबू आ रही थी। वहां के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तोड़वाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही गई। यानी ये तो समझ में आ गया कि इसमें कोई इंसान था, पर कौन, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तोड़फोड़ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि न सिर था न पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़े के टुकड़े मिले, कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि इस ड्रम में जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियां मिली, असल में पूरा मामला सागर की गहराई से भी ज्यादा उलझा हुआ था। अब ये खबर अगले दिन यानी 8 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी। ये खबर आई कि पनंगड़ झील के पास एक ड्रम में एक लाश मिली, लेकिन लाश किसकी है पता नहीं, मरने वाला आदमी है या औरत पता नहीं। फिर जांच शुरू हुई। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए साउथ इंडिया के शर्लक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी से बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में माहिर माने जाते थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ मिला था उसका 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर N.K. उन्मेष को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम से क्या क्या मिला है। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़े के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी नोट, एक स्क्रू, एक वॉशर, टूटा हुआ जबड़ा। अब बाल के छोटे टुकड़ों को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि ये कम उम्र के ही किसी लड़के या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थीं। पोस्टमार्टम वाली टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज्यादा है। लेकिन फिर यह तय हुआ कि कई लड़कों के बाल भी लंबे होते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर यह तय नहीं हो सका कि आखिर ये लड़का है या किसी लड़की की लाश है। साइंटिफिक रिपोर्ट आने में कई दिन लगने थे। इस बीच ड्रम में मिले इंडियन करेंसी की इंडियन शर्लक होम्स कहे जाने वाले जांच अधिकारी सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपए के 3 नोट और एक 100 रुपए का नोट था, लेकिन ये नोट साल 2018 में बंद हो चुके थे, क्योंकि ये नोट 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी में बंद हो चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारी ने यह मान लिया कि जिस किसी की भी ये लाश है उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। ये मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से तो पहले का ही होगा।
अब सवाल ये था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुए किसी लड़के की जांच करें या फिर लड़की की। उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल या फिर उससे भी ज्यादा उम्र, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस मर्डर मिस्ट्री ने इतना उलझाया कि शर्लक होम्स भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए। आखिर करें तो क्या करें। अब कुछ दिन बीते, पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018। उस दिन डॉक्टर एन के उन्मेष को हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू और वॉशर मिला। करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। बारीकी से जांच करने पर यह समझ आया कि उस हड्डी के ढांचे में ये बाईं एड़ी वाला हिस्सा है, उसी में ये स्क्रू फिट किया हुआ था। लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं पढ़ने में आ रहा था जिससे कोई सुराग मिल सके। लेकिन ये जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, ये सोचते हुए डॉक्टर उन्मेष ने सीबी टॉम को फोन किया। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिला है, लेकिन उससे कितनी मदद मिल पाएगी ये समझ में नहीं आ रहा। बाईं एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट कराया गया, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ना मुश्किल है। ये सुनते ही सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गए, उस अदने से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फोटो उतारनी शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिला। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। वो शब्द था PITKAR। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोच्चि या एर्नाकुलम जिले के किस हॉस्पिटल में हुआ, किस मरीज के लिए यह इस्तेमाल किया गया होगा। यह बड़ी चुनौती थी। अब यह भी पता नहीं था कि आखिर यह किस साल में लगवाया गया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उस मरने वाले की पहचान मिल जाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम नवंबर 2016 से पहले के ही होंगे, इसलिए उस PITKAR कंपनी यानी पिटकर कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करके ये डिटेल्स मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जानकारी मिली कि 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 स्क्रूज में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहां-कहां और किन मरीजों को ये स्क्रू लगाए गए थे, इसकी डिटेल्स निकाली गई। शर्लक होम्स की अगुवाई में 5 से ज्यादा पुलिस टीम्स इसकी जांच में जुट गईं। तब जाकर केरल के सभी 6 मरीजों की जानकारी मिल गई। इन मरीजों में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला। उम्र थी करीब 60 साल। नाम से जाहिर है कि वो महिला थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था कि मरने वाले की उम्र तो 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम ही लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाईं एड़ी यानी लेफ्ट एंकल में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया था, उसका नाम निकाला गया। तब अश्वती का नाम निकला। रिश्ते में ये शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस उस अश्वती के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब कहां है। जवाब मिला कि कई साल से वो उनके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अश्वती ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद वो शकुंतला यानी अपनी मां से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। अब लगता है कि वो कहीं गायब है।
इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तब उसने बताया कि मेरी और मेरी माँ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई हैं, लिहाजा पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। अब पुलिस को काफी हद तक लग गया कि उस नीले ड्रम में जिसकी लाश थी वो शकुंतला की हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अब पुलिस ने लेफ्ट एंकल में लगे स्क्रू के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर 2016 को किसी ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला की स्कूटी में टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें काफी चोट लग गई थी। उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसी के इलाज के दौरान अस्पताल में बाईं एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था। ये सब कुछ कोच्चि के VKM अस्पताल में हुआ था, चूंकि उसी अस्पताल से शकुंतला और उसकी बेटी अस्वती की डिटेल्स मिली थी, इसलिए काफी हद तक ये समझ आ गया कि मरने वाली शकुंतला ही है। लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी अस्वती का DNA सैंपल लेकर जांच कराने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर ये शकुंतला है तो उसका मर्डर क्यों किया गया, किसने मर्डर किया और उसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी था कि बेटी और माँ में ऐसा क्या रिश्ता था कि उसे 2 साल में कभी कोई चिंता ही नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने अस्वती की पूरी डिटेल्स निकालनी शुरू की। इसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खंगाला गया। इसमें भी पूरी कहानी उलझी हुई मिली, लेकिन जब उसे सुलझाया गया तब मर्डर, कातिल और कत्ल सबकी वजह सामने आई। पहले पुलिस ने अस्वती की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वो सुधी नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के काफी खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटी अस्वती उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अस्वती अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। कई वर्षों तक वो संपर्क में नहीं रही। उस शादी से अस्वती के 2 बच्चे भी हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने बेचने का धंधा शुरू कर लिया था। वो स्कूटी से आती जाती थी। साल 2015 की ही बात है जब अस्वती और सुधी के बीच के रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गई। इसके बाद अस्वती साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने बच्चों को लेकर मां शकुंतला के पास आ गई। कोच्चि के उसी इलाके में मां और बेटी साथ रहने लगी। उसी समय अस्वती की मुलाकात TM सजित से हुई। सजित SPCA यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स में कार्यरत था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सजित कई बार अस्वती के साथ ही उसकी माँ वाले मकान में ही रहता था। इस तरह अस्वती को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए भी सहारा मिल गया था। लेकिन अस्वती की माँ शकुंतला को ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब पुलिस ने अस्वती से पूछा कि भाई सजित कहाँ है। तब इस पूरी जांच में एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। अस्वती ने बताया कि साल 2018 में 9 जनवरी को ही सजित की अचानक मौत हो गई। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये वो तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों में झील के किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबरें छपी थी। अब जांच अधिकारियों को ये अजीब इत्तेफाक वाकई चौंका देने वाला लगा। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन सजित की मौत हो गई। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उसे हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से जांच पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई अटैक आने से ही मौत हुई थी। लेकिन यह इत्तेफाक बेहद अजीब था। लिहाजा पुलिस ने अब सजित का बैकग्राउंड तलाशने की कोशिश की। अब सजित की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सागिर नाम की लड़की से उसने पहले से ही शादी कर रखी थी। उसका एक बच्चा भी था। अस्वती से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने सजित के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो यह भी पता चला कि उससे शकुंतला काफी नाराज रहती थी। इसके बाद पुलिस ने सजित की पत्नी से पूछताछ की। उसमें पता चला कि हाँ, ये बात सच है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर पुलिस ने अस्वती से जानकारी जुटाई। आखिर में जब शकुंतला गायब हुई तब क्या हुआ था। अस्वती ने बताया कि मां अपने पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती हुई थी। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल से 15 सितंबर को छुट्टी हुई थी। उस दिन घर आ गई, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही
19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स निकल आया। दूसरे भी कई इन्फेक्शन हो गए। मुझे और बच्चों को कोई इन्फेक्शन न लग जाए, इसलिए अस्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में कुछ दिनों के लिए चली गई। इसके बाद 26 सितंबर 2016 को जब वो माँ के पास पहुंची तो सजित मिला। उसने बताया कि तुम्हारी माँ मिशनरी की नर्सों के साथ दिल्ली चले गई हैं। इसलिए अस्वती ने बताया कि मुझे लगा कि उनसे मेरी नाराजगी रहती थी तो वो खुद ही चली गई हैं, कोई बात नहीं। फिर अस्वती ने कभी संपर्क नहीं किया। अब पुलिस 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहां से खरीदा गया था, किसने खरीदा था, ये सब कुछ जांच करने लगी। सजित के कुछ दोस्तों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने सजित के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब जाकर मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ पाया। सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला की ही है। उनकी हत्या सजित ने ही की थी। हत्या करने के पीछे की वजह भी उसने बताई। पता चला कि शकुंतला को पता चल गया था कि सजित पहले से शादीशुदा है और उनकी बेटी को धोखा दे रहा है। वो बार बार धमकी देती थी कि इस बारे में वो बेटी को पूरी बात बता देंगी। 19 सितंबर 2016 को जब अस्वती घर से बाहर दूसरी लॉज में चली गई, उसी के बाद सजित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बाकायदा इसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 19 से 25 सितंबर 2016 के बीच में ही शकुंतला की हत्या की और फिर उनकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीजें भरी। इसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही ना चले। इसके बाद ऑटो रिक्शा में उस ड्रम को लादकर उसी झील में फेंक दिया गया। जिस ऑटो से लाश से भरे ड्रम को ले जाया गया था वो सुरेश का ही था। और अब वही ड्रम कुछ महीनों बाद ही उस झील के एक छोर पर पहुंच गया था, जिसे वहां के मछुआरों ने भी देखा था, लेकिन बदबू नहीं आने से कभी ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफी बदबू आने लगी। तब पुलिस को जानकारी मिली। इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, लेकिन यह खुलासा अधूरा ही था, क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप था उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने शकुंतला का बैकग्राउंड निकाला तो वो भी उलझा हुआ मिला। असल में शकुंतला के माता पिता कौन थे, इसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे 3 लड़कियों की मां सरस्वती ने पाला था। बड़ी होने पर शकुंतला की शादी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता दामोदरन से हुई थी। इस शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा अनूप और एक बेटी अस्वती हुई थी। पति दामोदरन को एक पॉलिटिकल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी। उसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। तब से शकुंतला अपनी बेटी अस्वती के साथ ही रहने लगी थी। लेकिन बाद में अस्वती भी प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। फिर 2016 में तलाक के बाद ही अस्वती अपनी मां शकुंतला के पास रहने आई। लेकिन 26 सितंबर 2016 को शकुंतला भी अचानक गायब हो गई और खराब रिश्तों की वजह से अस्वती ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। यहाँ हैरानी वाली बात थी कि आखिर अस्वती ने दूसरे प्रेमी सजित से कभी मां को लेकर ज्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे। इस पर वो कहती है कि उसे लगता था कि सजित उसके पहले पति के दोनों बच्चों की देखरेख भी करता है और उसे भी मदद करता है, और मां तो नाराज रहती थी, इसलिए सजित से कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल नहीं पूछना 2 साल तक जिस मां को जिंदा समझती रही, असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी वो आग नहीं दे सकी, न कभी समझ सकी कि जिसके साथ वो 2 साल से रह रही है असल में वही उसकी मां का कातिल था। लेकिन जब मां के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही सजित भी मर चुका था। अब पुलिस का मानना है कि किसी केमिकल के ज्यादा सेवन से सजित को सर्वाइकल अटैक आया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था एक
स्क्रू ने कैसे सुलझा दिया एक उलझा हुआ केस। लेखिका सावित्री बलूनी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।